भरतपुर सोनहत सीट पर बीजेपी प्रत्याशी हैं केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह। रेणुका सिंह जी, आपको लगातार यहां पर काफी आपके बयानों के लिए जाना जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि आप गुस्सा बहुत हो रही हैं। नहीं, मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ। जनता इस क्षेत्र के विधायक के रवैये से गुस्से में है और प्रदेश की जनता भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार से गुस्से में है। तो जनता का गुस्सा देखते हुए मैं भी गुस्से में हूं और मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को कह रही हूं कि दुगनी ताकत के साथ लगो और कांग्रेस को पछाड़ो, बीजेपी की सरकार बनाओ। आपको जो विधायक हैं उनसे क्या शिकायतें हैं, क्या गुस्सा है? नहीं, विधायक से मुझे कोई गुस्सा नहीं है। वो भी कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी है, मैं भी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हूँ। जनता उनसे गुस्से में है। जनता इसलिए गुस्से में है कि जनता जब जनप्रतिनिधि चुनती है तो उम्मीद करती है कि क्षेत्र का विकास हो और लोगों को राहत मिले। लेकिन इसके बजाय उसने पूरे 5 साल केवल खुद को मजबूत करने का काम किया है। आपके खिलाफ भी काफी बयान दिया उन्होंने। नहीं, वो तो लगातार जैसे ही मैं प्रत्याशी के रूप में सामने आई, उन्हें मेरे खिलाफ कोई मुद्दा मिला नहीं। इसलिए पहले तो उन्होंने बाहरी कहा, तब मैंने कहा कि आपकी मुखिया स्वयं इस देश नहीं बल्कि दूसरे देश से आई है और आप एक महिला को अपमान करते हो, जबकि आपकी पार्टी ने खुद एक महिला को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कहीं मुख्यमंत्री और गवर्नर तक बनाया है। और उन्होंने मुझे बेटी का अपने मायके आना उसको भी अशुभ बताया। तो मैंने कहा भाई, वे भारत माता, जिस देश में हम रहते हैं वो भारत माँ है, जिस राज्य में हम रहते हैं वो छत्तीसगढ़ महतारी है। बेटी के पैदा होने से घर में ढोल नगाड़े बजते हैं, बेटी घर की लक्ष्मी कहलाती है। ऐसे में कैसे मैं अशुभ हो सकती हूँ? हाँ, उन लोगों के लिए मैं जरूर अशुभ हो सकती हूँ जो इस क्षेत्र में गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जिन लोग जितने वादे किए और वादा करके आज लोगों तक नहीं पहुंचा पाए हैं, बल्कि भारत सरकार जो राज्य सरकारों के माध्यम से जनता को राशि भेजती है भलाई और विकास के लिए, उनको मैं उनकी चोरी रोकने आई हूं। उनकी चोरी नहीं होने दूंगी, इसलिए मैं उनके लिए अशुभ हो सकती हूं। बीजेपी अगर जीतती है, कौन होगा मुख्यमंत्री? ये तय करना राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ आपके मन में कोई नाम? नहीं, मेरे मन में कोई नाम नहीं है। मेरे मन में सिर्फ यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। मैं आज भारत सरकार में माननीय मोदी जी के साथ काम कर रही हूँ। 2047 इस अमृत काल में देश को दुनिया का सबसे सशक्त, समृद्ध और स्वस्थ राष्ट्र बनाने की जो परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में है और जो विजन, बीजेपी ने अपना कोई चेहरा दिया नहीं है, क्या आप भी अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा मानती हैं? नहीं, मैं अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मानती हूँ। मैं इस क्षेत्र को जीतने आई हूँ और जब हम अधिक से अधिक क्षेत्र जीतेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी। और जिस रोड मैप की मैं बात कर रही हूँ 2047 अमृत काल, तो मैं चाहती हूँ कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का छत्तीसगढ़ विकास के इस दौर में पिछड़े ना, बल्कि अधिक से अधिक सारे काम यहाँ पर हो, लोगों की भलाई हो, लोगों को रोजगार मिले, विकास हो। मैं इस विजन पर यहाँ पर काम कर रही हूँ और जनता का क्योंकि आप सीएम दीदी के नाम से मशहूर हैं, लोग सीएम दीदी आपको कहते हैं, तो ये माना जा रहा है कि शायद आप अपने आप को भी मुख्यमंत्री का दावेदार मानती हैं। और क्या आप अगर बीजेपी जीतती है तो अपने लिए जो आला कमान है उनसे बात करेंगी? नहीं, देखिए, मैं जब भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बनी, मैंने सिर्फ अपने लिए काम मांगा कि मैं काम करना चाहती हूँ, मुझे मंडल अध्यक्ष बनाओ। जब मैंने अच्छा काम किया तो पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मैं विधायक बनी, मंत्री बनी। मैंने अच्छा काम किया, जनता ने सांसद के रूप में मुझे आशीर्वाद दिया। सांसद बनी तो संगठन ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी टीम का एक साथी मुझे बनाया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछकर ही संगठन ने मुझे भरतपुर सोनहत भेजा है और मैं जनता से आशीर्वाद मांग रही हूँ। अब ये पार्टी तय करेगी कि मुझे कहाँ रहना है, क्या काम करना है। मैं तो केवल अभी विधायक बनना ही मेरा लक्ष्य है, सरकार बनाना मेरा लक्ष्य है। अगर आपकी सरकार बनती है, बीजेपी की सरकार बनती है, आपको कितनी उम्मीद है कि आपको भी मौका मिल सकता है मुख्यमंत्री बनने का?
नहीं, मैं मुख्यमंत्री की बात तो नहीं करती कि मैं मुख्यमंत्री बनना है मुझे या तो फिर मंत्री बनना है। मैं अभी तो केवल और केवल इस क्षेत्र को जीतने के लिए आई हूँ। पूरे प्रदेश में भाजपा को जिताना चाहती हूँ और सरकार बनाना चाहती हूँ। बाकी हमारी पार्टी, हमारा राष्ट्रीय संगठन तय करेगा। क्या कोई ब्लूप्रिंट है आपके दिमाग में कि छत्तीसगढ़ को कैसे चलाना है? छत्तीसगढ़ में क्या समस्याएं हैं, जो मुख्य समस्याएं हैं छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ के लिए क्या कुछ करना है? कोई सरकार का ब्लूप्रिंट है? पहले मैं छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री रह चुकी हूँ। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जनजाति राज्य मंत्री के रूप में काम कर रही हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ रहकर मैंने सीखा है, समझा है कि इस प्रदेश को हम आगे बढ़ाने के लिए, चाहे विकास हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और नौजवानों को रोजगार हो, महिलाओं का कल्याण हो, हर क्षेत्र में हम छत्तीसगढ़ में क्या कर सकते हैं, ये तो मुझे समझ में आ गया है कि भारत सरकार से किस तरह हम लोगों को मदद मिल सकती है। राज्य और केंद्र सरकार में क्या समन्वय होना चाहिए, क्या योजनाएं हैं, क्या बजट है, ये मैं अब केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में समझ चुकी हूँ। तो यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को बहुत ऊंचाई हम दे सकते हैं। पहली दूसरी प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता देखिए, हमारे युवाओं के हाथ में रोजगार, युवाओं के हाथ में रोजगार होगा। महिलाएं यदि हमारी सशक्त होंगी, महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत जरूरी है क्योंकि वो परिवार चलाती हैं। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं की इस क्षमता को पहचाना है, इसलिए वो उनको भागीदारी देना चाहते हैं। आज विधानसभा, लोकसभा में जो बिल आया है, यही कारण है। हम एजुकेशन के क्षेत्र में पिछले 15 सालों में काफ़ी यहाँ पर काम किए थे, लेकिन आज चाहे पैसे का अभाव हो या तो फिर सरकार चलाने की क्षमता कांग्रेस के अंदर नहीं है, इस कारण उन्होंने एजुकेशन को लूज कर दिया है। जब भी कोई परीक्षाएं होती हैं उसमें काफ़ी घपला होता है, भ्रष्टाचार होता है। जैसे छत्तीसगढ़ में पीएससी आयोग, पीएससी के थ्रू जो भी एग्जाम हुए उसमें जो मेरिट लिस्ट में जो एक्चुअल में जो लड़के थे उनकी भर्ती नहीं हो पाई, बल्कि जिन लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपए दिया उनकी भर्तियां हो पाई। इस कारण अभी हाई कोर्ट ने उनको निरस्त कर दिया है। तो शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है, क्योंकि ये हमारा छत्तीसगढ़ ट्राइबल बाहुल्य राज्य है। जब तक हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, जब आज जैसे हम रोजगार मेले के थ्रू मेरिट लिस्ट वाले लड़कों को हम एक बटन दबाते ही उनको हम सरकारी नियुक्तियां दे पा रहे हैं, तो ऐसा कुछ यहाँ पर करने की ज़रूरत है। बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ी संख्या है, पानी की बहुत दिक्कत है। हमने जल मंत्रालय बनाकर यहाँ पर काफ़ी सारी राशि भेजा, लेकिन ये टेंडर तक नहीं कर पाए। आज पानी के लिए चारों तरफ हाहाकार। कांग्रेस ने बहुत सारे लुभावने वादे किए हैं, वो अभी हाफ बिजली का बिल देना पड़ता है लोगों को, अब 200 यूनिट भी फ्री करेंगे। कैसे इन सब चुनौतियों से बीजेपी निपट पाएगी? देश की आज़ादी के बाद 55 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, 10 कार्यकाल इनको मिले, 7 इनके प्रधानमंत्री रहे, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसके बाद भी माननीय मोदी जी को यहाँ पर शौचालय बनाना पड़ा। 9-9 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस कनेक्शन देना पड़ा। तो जितने भी जरूरत जो मूलभूत आवश्यकता के काम हैं, जरूरी चीज़ें हैं, वो सब काम तो आज माननीय मोदी जी कर रहे हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि कांग्रेस ने आखिर 55 वर्षों में क्या किया। भूपेश बघेल ने क्या किया? भूपेश बघेल ने झूठ बोला है, युवाओं के साथ हम भत्ता देंगे, नौकरी देंगे, कुछ भी नहीं दिया। गांव में जा रहे महिलाएं कह रही हैं कि भूपेश ने कुछ भी नहीं दिया। डॉक्टर रमन सिंह ने चाउर दिया, इसलिए हम चाउर वाले बाबा कहते हैं। ये 5 साल ठगा है, इसलिए हम इसे ठगेश कहते हैं, और इस बार हम भी उसको ठगने वाले हैं, भाजपा को जिताने वाले हैं। जनता कह रही है शराबबंदी, गाय की पूंछ पकड़कर कसम खाए, गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाए। किसान हितैषी होने की बात करते हैं। जो धान का रेट है, जो एमएसपी है, 2500 रुपये देने की बातें करते हैं, उसमें 2183 रुपये केंद्र सरकार का है, 317 रुपये केवल भूपेश बघेल का है, और 317 रुपये देकर अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ये किसान हितैषी नहीं है, ये किसान विरोधी है, महिला विरोधी है। ये केवल भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी के चक्कर में केवल पैसे कमाने का
और लूटने का काम कर रहे हैं। ये इसे मैं चोरी भी नहीं कहूंगी बल्कि मैं डकैती कहती हूँ कि केंद्र सरकार ने जो राशि दी उस पैसे की डकैती इन्होंने किया है और आज इस बात को जनता समझ चुकी है। चारों तरफ भारतीय जनता। आपकी सीधी लड़ाई यहाँ पर इस सीट पर किससे है, गोंडवाना पार्टी से या कांग्रेस से? नहीं, अब मेरी सीधी लड़ाई यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से है। गुलाब कमरो यहाँ विधायक हैं। गुलाब कमरो ने यहाँ पर दादागिरी और आतंक मचाया है। लोगों विकास के नाम पर केवल नारियल फोड़े हैं, कागजों में काम किए हैं। जो मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान राशि है, मुख्य विधायक जनसंपर्क की राशि है, जिसका उपयोग जनता के छोटे छोटे कामों में होना चाहिए, किसी के बीमारी के लिए, किसी की ज़रूरतों के लिए, उन्होंने अपने लोगों को, किसी को 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 25,000 अपने ड्राइवर को, और जो उनकी वाइफ है, उनकी वाइफ मितानिन है, अपनी वाइफ के नाम पे उन्होंने राशन कार्ड बनवाया है। विधायक की तनख्वाह 1 लाख, 1.5 लाख रुपए है। जब आप इनकम टैक्स पे करते हो तो आप अपनी पत्नी के नाम पे आपने राशन कार्ड कैसे बनाया, अपने बच्चों के नाम से राशन कार्ड बनाया है। तो मेरी सीधी लड़ाई कांग्रेस पार्टी के साथ है, मेरी सीधी लड़ाई यहाँ पर गुलाब कमरों के साथ है, मेरी सीधी लड़ाई यहाँ पर भूपेश बघेल के अन्याय के खिलाफ है। जनता के बीच में आप जा रही हैं तो क्या कह रही हैं उनसे? ये जनता के बीच में मैं जा रही हूँ तो मैं उनसे यही कह रही हूँ कि भाजपा ने मुझे यहाँ पर प्रत्याशी बना के भेजा है और मैं इस क्षेत्र की ही बेटी हूँ और मैंने प्रभारी मंत्री के रूप में यहाँ पर बहुत काम किए हैं। मैं आज विधायक, राज्य सरकार में मंत्री, सांसद, भारत सरकार में मंत्री, यानी अनुभव, राजनीति में अनुभव का बहुत मायने रखता है। मैं आज अनुभव से लबालब हूँ। ये जो अनुभव से आप लबालब हैं, क्या इसका फायदा आपको मिल सकता है सरकार बनने पर, खासतौर से मुख्यमंत्री पद के लिए? दावेदारी आपकी होगी या नहीं होगी? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केवल चुनाव लड़ने की दावेदारी करता है। यहाँ से भी कई लोगों ने दावेदारी किया, मैंने तो दावेदारी भी नहीं किया था। मुझे तो सिर्फ बता कर भेजा गया कि आपको भरतपुर सोनत लड़ना है। मैं अवाक रह गई थी कि अरे मैं तो लोकसभा की तैयारी कर रही थी, अचानक मुझे यहाँ कैसे निर्देश हो रहा है। तो मैं यहाँ पर जिला संगठन के माध्यम से फिर चुनाव के मैदान में उतरी हूँ और हमारी कोई दावेदारी नहीं है। बस मैं जनता से आशीर्वाद चाह रही हूँ कि आप मुझे अवसर दो और मैं जब अवसर आप देंगे तो मैं आज तक मैंने जो सीखा है, मैं अपने क्षेत्र में, जैसे मैं अभी सरगुजा लोकसभा से हूँ, लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि वहाँ पर कभी अंबिकापुर से दिल्ली ट्रेन चलेगी। मैंने अंबिकापुर से दिल्ली ट्रेन चलाई। आज़ादी के पहले का एक प्रोजेक्ट था, इसके साथ साथ बहुत सारी डिमांड थी। एनर्जी कॉरिडोर के रूप में हमारी 21 छोटी बड़ी रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। उड़ान स्कीम से हमने अंबिकापुर में हवाई अड्डा बनवा दिया है। 2 महीने के अंदर वहाँ पर हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। तो मैं वहाँ पर जो काम की हूँ, मैं बड़े काम करने के लिए जानी जाती हूँ। इस क्षेत्र में भी मैं रेलवे लाइन पर काम करूंगी। यहाँ पर विकास खंड बनाने की जरूरत है। सेंट्रल फंड लाकर हमें रोडों का काम करना। अश्विनी वैष्णव और ज्योतिरादित्य सिंधिया से सीधे संपर्क में रहती हैं? हाँ, मैं भारत सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ मैं सीधे संपर्क में रहती हूँ। और महामहिम राष्ट्रपति जी ने छत्तीसगढ़ सहित देश में जो 75 विशेष पिछड़ी जनजाति रहते हैं उनके लिए एक प्रोजेक्ट बनाया है। इस क्षेत्र में एक बैगा जनजाति रहती है, तो बैगा जनजाति के लिए भी मैं स्पेशल प्रोजेक्ट लाकर यहाँ पर काम करूंगी। और जितने भी लोग हैं, चाहे कोई भी जाति, समुदाय, धर्म के लोग हों, अब ये क्षेत्र यदि जनता मेरे हवाले करती है तो मैं इस क्षेत्र को चमन बना दूंगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी जनता से अपील करते हुए ये वादा भी कर रही हूँ। बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। कैमरामैन राजेश के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, सरगुजा।